नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, वेलकम टू करंट अफेयर बूस्टर सीजन 4 सेशन नंबर 16। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे 16 सेशन में। दोस्तों, कितने लोगों ने अभी तक के पूरे 15 सेशन देख लिए और उसके बाद 16वें के लिए आए हैं? जल्दी से कंफर्म कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। कल 26 जनवरी है, अच्छे से आप गणतंत्र दिवस मनाएंगे और साथ ही साथ आपके पास काफी फ्री समय भी होगा, तो पूरी प्लेलिस्ट के 16 सेशंस एक बार अच्छे से रिवाइज करके अपनी नोटबुक को अपडेट कर लीजिएगा। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे। याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन है हमारे संविधान का, हमारे संविधान में दिए गए मूल्यों का, हमारे संविधान में जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए रास्ते बताए गए हैं थ्रू अवर फंडामेंटल राइट्स एंड अवर फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको जीने का कोशिश कीजिएगा। संवैधानिक रास्तों पर चलने की कोशिश करें और उसके जरिए देश की तरक्की में अपना योगदान दें। हैप्पी रिपब्लिक डे 2021 टू ऑल माय फेलो सिटीजन्स। यह रहा हमारा आज का एजेंडा। प्यारे दोस्तों, ये 8 चीजों पर हम आज बात करने वाले हैं। आप लोगों को अच्छा लगा मैंने सेशन में ये इंट्रोड्यूस किया, तो अब से हमारे सेशन में रखेंगे। एमसीक्यूज पर मिक्स्ड ओपिनियन आ रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं अरे सर ये एमसीक्यू मत लाओ सर, कुछ कह रहे हैं अरे सर मजा आ गया, आग लगा दी। तो हम ये आग लगा दी वालों की सुनने वाले हैं और हम तो एमसीक्यू कंटिन्यू करेंगे। ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद। आज का मोटिवेशन तैयार है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारी बात मैं कहने वाला हूं। डूइंग नथिंग मीन्स यू स्टे वेयर यू आर। देखिए, मान लीजिए आप बड़े निराश हो गए हैं जीवन में, एक बार, 2 बार, 3 बार विफलताएं लगातार पीछे पीछे आपके चलती रहीं और आप उनसे निजात ही नहीं पा रहे। तो आपने सोचा अरे छोड़ो यार, जहां है वहीं चलने दो, लाइफ जहां ले जाए। तो ठीक है, उस केस में आप जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप में थोड़ा सा भी जज्बा है और आप रोज एक पॉजिटिव कदम भी, 2 पॉजिटिव कदम भी उठाने के लिए तैयार हैं, तो आपके जीवन पर मैथमेटिक्स का प्रभाव होगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैथ से डर लगता है। मत डरो यार, आप एक ही साल में बहुत लंबी यात्रा पूरी कर लेंगे अगर आप रोज एक कदम उठाते हैं। मैं आपको मैथ से इसका प्रूफ दूं। 1.00 टू द पावर 365 विल बी 1.00। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 365 बार एक ही रहेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा लिया और पहले दिन 1.01 हो गए, ठीक है, यानी 1% से आगे बढ़े, 365 दिन तक आप रोज पिछले दिन से 1% आगे बढ़ते हैं। 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 365 बार होता है 37.78। दोस्तों, ये तो मैथ्स का बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, सीक्रेट है। लेकिन ये जीवन पर इससे कहीं ज्यादा परिलक्षित होता है। यकीन मानिए, अपने पूरे जीवन के निचोड़ से कह रहा हूं, यह बात सच है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मोटिवेशन आपको? कमेंट थ्रेड में इसको रिपीट करें और एक बार करके दिखाएंगे कि स्पिरिट के साथ वादा करो कि सर भारत के संविधान की हम रक्षा करेंगे सर, और सर अपनी एग्जाम भी क्लियर करेंगे। ये हुई ना बात, एग्जाम पे पहले ध्यान लगाते ना, संविधान नहीं आएगा एग्जाम पे बचाने तुम्हें। जस्ट किडिंग। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर तैयार है। दुनिया भर में वैक्सीन से संबंधित क्या स्थिति है और इकोनॉमीज कहां जा रही है, हम सबसे पहले उस पर बात करेंगे और उसके बाद पहला एमसीक्यू लेंगे। ठीक है जनाब? तो यह रहा आज का हमारा पहला अपडेट। आपके लिए बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने पहले सोचा था कि वर्ल्ड मार्केट्स, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करने वाला है 2021 में, वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल तो मेरा मार्कर भी आता दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आजा भाई आजा, आ गया। वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करता हूं तो मार्कर भी दुखी हो जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिकवरी गेट्स डिलेड बाय स्लो वैक्सीन रोल आउट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सोचा गया था दिसंबर में, फरवरी आते आते कहानी पूरी बदल गई है विश्व अर्थव्यवस्था की। अच्छी खबर नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली भारत एक्सपोर्टर कंट्री भी तो है ना भैया मेरे। दुनिया की इकोनॉमी का रिबाउंडिंग उस गति से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है जैसा पहले सोचा गया था। डबल डिप रिसेशंस आ रहे हैं, मतलब पहले एक बार आ गया, फिर निकलकर गड्ढे से बाहर आ, फिर पांव फिसला गड्ढे में। दैट्स कॉल्ड अ डबल डिप रिसेशन। और रिसेशन टेक्निकली 2 क्वार्टर्स में अगर आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसको रिसेशन कहते हैं। भारत अभी रिसेशन के अंदर ही फंसा हुआ है। वैसी बड़ी रिसेशंस यूरो एरिया, जापान, यूके 3 जगह आने वाली है। ये अच्छी खबर नहीं है बिल्कुल भी, सॉरी, लेकिन क्या करूं,
आई एम द मैसेंजर ऑफ बैड न्यूज बिकॉज दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो गुड और बैड सब लेकर आना है, सच्चाई से क्यों मुंह मोड़ना यार। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ दोनों ने अपने अपने प्रोजेक्शंस को डाउनग्रेड किया है और सबसे बड़ा कल्प्रिट है वैक्सीन का रोल आउट। इन देशों ने जो सोचा था वैक्सीन जिस स्पीड से मिलेगी वो मिल नहीं पा रही है, लग नहीं पा रही है, समय बहुत ज्यादा लग रहा है। इस बीच कोरोना वायरस तो फैलता जा रहा है, म्यूटेट होता जा रहा है, 2 से 3 वेरिएंट्स यहां वहां गदर मचाने में लगे हुए हैं। एडवांस इकोनॉमीज वीक हो चुकी हैं और इमर्जिंग मार्केट्स में अलग अलग ट्रेंड हैं, कोई एक ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। एक सच्चाई जो आज ऑक्सफैम की बहुत डरावनी रिपोर्ट आई है, मैं 26 जनवरी के अगले दिन जो वर्किंग डे मेरा होगा उसमें नॉलेज सीरीज में चौथा लेक्चर लेके आऊंगा, द इनइक्वालिटी क्राइसिस इन कोविड। उसको आप मिस मत करना। बुधवार को मैं आपको इनइक्वालिटी क्राइसिस इन कोविड पर एक नॉलेज सीरीज का मेरा अगला लेक्चर दूंगा। आपको यह समझ में आएगा कि जो आंखों से भी दिख नहीं रहा है ना हमें चारों तरफ दुनिया में, भारत में भी, वो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़े सामाजिक क्रांति का आगाज शायद हो चुका है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बताया, करेंगे उस पर बात। तो दोस्तों सच्चाई यह है कि इनइक्वालिटी पूरी दुनिया में बहुत भयानक रूप से बढ़ रही है। इसका एक और सबूत देता हूं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आते ही इस बात पर बहुत कुछ कहा है और उन्होंने बार बार कहा है कि इन असमानताओं को नष्ट करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि वो जानते हैं दिल ही दिल में कि अमेरिका में भी राइट विंग के उदय के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने जिस गुस्से का इस्तेमाल किया, गलत ढंग से किया, उसके पीछे इनइक्वालिटी ही सबसे बड़ा कारण था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। प्यारे दोस्तों, यूरोपियन यूनियन अपने सभी ड्रग कंपनी जिनसे वैक्सीन ले रहा है उनको बोल रहा है कि भाई तुमने वादा किया है तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन यूरोप को भी यह समझ में आ गया है कि जो 70% नागरिकों तक समर्स में मई जून तक वैक्सीन पहुंचाने की बात है वो अभी फिलहाल पूरी होती नहीं दिख रही है। तो यह है दुनिया की इकोनॉमी का लेखा जोखा। और 2021 में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होगी जितना हमने पहले सोचा था। समझ में आ गया दोस्तों आपको? इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा। आइए एक कदम आगे चलते हैं। यह है WHO का डैशबोर्ड। जी हां, सारी साइट्स आजकल डैशबोर्ड्स बड़ी खूबसूरत देती हैं, भारत सरकार भी अच्छा देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये आप केसेस का डैशबोर्ड देख रहे हैं, दुनिया में कितने केसेस का, ये सब ओरिजिनल इंफोग्राफिक मैंने सीधे उनकी साइट से उठा के यहां लगा दिए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इनका कहना यह है कि कुल कंफर्म केसेस अभी तक 97.8 मिलियन हो चुके हैं। ठीक है, आपके सामने ही है। और इतनी मौतें हो चुकी हैं 21.2 मिलियन मौतें, 2 मिलियन एंड 2.12 मिलियन मौतें, यानी 21,20,000 मौतें। और ये नए केसेस जो हैं सामने कलर कोडेड आपको बताया जा रहा है कहां पर क्या परिस्थिति है। अब हम आते हैं मौतों पर। ये मौतों की कहानी है। जो लेटेस्ट मौतें हुई हैं वो ये हैं, कुल मौतें 21,20,000, 2.12 मिलियन, और कंफर्म केसेस आपके सामने 97.8 मिलियन, यानी कि 9,78,00,000। और ये कलर कोड से आपको पता चल रहा है। तो पूरी दुनिया पर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कुछ ही जगह हुआ है। चाइना ऐसा ऑफिशियली बता रहा है कि मैं इसकी जद से बाहर हूं। मैं उन आंकड़ों को नहीं मानता, बहुत बहुत ज्यादा झूठ बोला जा रहा है चीन की तरफ से। यह है आपके सामने टॉप 8 कंट्रीज का लेखा जोखा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित जो आज देश हैं वो आपके सामने हैं। अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली। पहले ऐसा लगा था कि ये जो यूरोप के देश हैं सबको पीछे छोड़ देंगे, लेकिन फिर दूसरे देश उनसे बहुत आगे निकल गए। अमेरिका यहां नहीं होता अगर उसको सही मैनेज कर लिया होता पैंडेमिक को, लेकिन उन्होंने तो वायरस को छोड़ ही दिया अपने हाल पे। उसका नतीजा आपके सामने है। और अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 3500 लोगों की मौत हुई है। बहुत ही अविश्वसनीय से आंकड़े हैं ये, मतलब ये सच आंकड़े हैं। अमेरिका में एक आदमी भी मरता है तो उसका बवाल होता था, अब तो 3-3 हजार रोज मर रहे हैं। और ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन ने तुरंत एस्टिमेट लेके बोल दिया था कि अगले 1 महीने में 1 लाख लोगों की मौतें तय हैं। तो दिस इज हाउ अमेरिकन सोसाइटी इज गोइंग टू फील द आफ्टर इफेक्ट्स। बहुत खतरनाक परिस्थिति। जहां तक प्यारे दोस्तों WHO का ही एक मैसेज में और आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले मेरा पहला ऑफिशियल सवाल आज का नोट करें। ये सारे जो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं, इसको जो वॉलंटियर कंपाइल कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आंसर्स भी लिखें और दोस्तों सेशंस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डबल डिप रिसेशन and what is the likely scenario for world economy in 2021 now। ठीक है, डबल डिप रिसेशन की अवधारणा समझाइए और अब वर्ष 2021 में विश्व अर्थव्यवस्था की परिस्थिति क्या होती दिख रही है। तो दोस्तों ये एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक सर्विस मैसेज है। सर्वाइकल कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कौन सा वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर लाता है और महिलाओं को इसका टीका लगवा लेना चाहिए? पूरे भारत में अवेलेबल है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीनेशन इज अवेलेबल। ये महिलाओं में होता है और बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन इससे पूरी तरह बचा जा सकता है। इससे पहले कि हम आपको आज का MCQ दें, हम भारत की आपको 2 खबरें बता दें।
पहली चीज तो यह कि भारत सरकार की जबरदस्त इनकम फ्यूल टैक्सेस से जारी है, क्योंकि इकोनॉमी की बात हुई इसलिए दो आपको इनपुट दे रहा हूं। मैंने आपको पिछले सेशन में, सेशन नंबर 15 में, भारत में फ्यूल टैक्सेस का पूरा ब्रेकअप समझा दिया है। क्लियर है आपको? आपने देखा था सेशन, और जितना भी पेट्रोल डीजल पर कराधान हो रहा है वो आपको अब क्लियर है। ठीक है, तो सरकार के लिए बहुत बड़ा अर्निंग का सोर्स है। कल ही हमारे एक प्यारे से छात्र अमरजीत ने ये लिखा था कि सर आपने बोला जीएसटी का कलेक्शन तो अच्छा नहीं है, लेकिन अभी तो रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है। दोस्त, एक आध महीने के कलेक्शन को आप रिकॉर्ड तोड़ कह सकते हैं। मैं आपको पूरा ट्रेंड एनालिसिस बता रहा था, 1 जुलाई 2017 से 2021 तक का ट्रेंड एनालिसिस। जीएसटी हर महीने 15, 20, 25 हजार करोड़ का कलेक्शन गवा चुका है, क्योंकि उसका डिजाइन ही खराब हुआ है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स बना है, क्योंकि जीएसटीएन ढंग से चलता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्योंकि बैक एंड इनवॉइस मैचिंग हो नहीं रही है, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चालू ही नहीं हो पाया है। बहुत सारे चेंज, 10 कारण में गिना सकता हूं। अगर वो अपना सही कलेक्शन ही कर लेते ना पहले दिन से, तो अभी इतना कंपनसेशन सेस का जो झगड़ा हुआ है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो ही नहीं होता। आई होप अमरजीत आपको जवाब मिल गया। तो ये पहली कहानी। दूसरी ये है कि भारत की कॉर्पोरेट्स ने अपना तीसरा तिमाही का नतीजा बहुत अच्छा बताया, सबके मुनाफे बढ़ गए। लेकिन दोस्तों, इस खबर से धोखे में मत आ जाना कि कंपनियों ने अच्छा करना शुरू किया है। कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है क्योंकि कंपनियों की कॉस्ट गिराई जा रही है। कॉस्ट गिराने के लिए कंपनियां अपने अलग अलग कॉस्ट हेड को रैशनलाइज कर रही हैं, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों को नौकरी से ही निकाल दिया गया है, क्योंकि लोगों की सैलरीज ही कम कर दी गई हैं। बहुत सी ऐसी चीजें कंपनियों ने की हैं कि प्रॉफिट्स बढ़े। सो दिस इज नॉट नेसेसरीली बिकॉज ऑफ द रिबाउंड, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग मेजर्स, जो कि आने वाले समय में कितने कंटिन्यू होंगे हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला एमसीक्यू। इसका उत्तर आपको कमेंट्स में देना है। देखिए, मैं कुछ दिनों तक एमसीक्यूज आपको दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस एमसीक्यू को पढ़ें और इसका आंसर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कमेंट्स में बताएं। जो स्टूडेंट्स पूरे पूरे 7 क्वेश्चंस के आंसर दें, उनके साथ डिबेट कीजिए, डिस्कस कीजिए कि आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तभी फायदा है ना। नहीं तो सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे तो क्या फायदा है। एंड आई होप आप इन चीजों को पढ़ेंगे और कमेंट थ्रेड में बिल्कुल आग लगा देंगे। भैया करेंगे ना, मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूं, 1 हफ्ते तक करूंगा। अगर आपने अच्छे से किया तो फरवरी के पूरे 20 सेशन सीजन 5 में भी एमसीक्यू देता रहूंगा। सोचिए, सैकड़ों एमसीक्यू हो जाएंगे समय के साथ। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं इकोनॉमी क्रैकर कोर्स के हमारे शानदार प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। आज के आज एनरोल कर लीजिए, अपने आप को एक तोहफा दीजिए ज्ञान का, जो आपको हर फील्ड में आगे रखेगा। एग्जाम्स हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, स्कूल कॉलेज की लाइफ हो, वास्ट ग्राउंड हम इसमें कवर करने वाले हैं। 8 फरवरी से बैच शुरू हो जाएगी, और क्रैकर कोर्स का जो कॉम्बो वर्जन है उसमें आपको क्रैकर मिलेगा, 6 महीने पढ़ सकते हैं, पावर ऑफ 10 मिलेगा, 6 महीने पढ़ सकते हैं, सीए बूस्टर प्रीमियम मिलेगा, 6 महीने पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश क्रैकर मिलेगा जो आप 12 महीने पढ़ सकते हैं। बहुत ही गजब वैल्यू फॉर मनी, टाइम एंड इन्वेस्टमेंट है। पूरे जोश के साथ आगे आइए और इन कोर्सेज के साथ जुड़ जाइए। pteducation.com पर सब कुछ उपलब्ध। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर पर हम आ गए हैं। भारत सरकार को यह अंदेशा है कि भारत की 6.25 करोड़ एमएसएमईज का क्या फुल फॉर्म होता है भैया, ये जितनी कंपनियां हैं इन पर अभी बहुत दबाव है। दबाव सरकार पर इसलिए है क्योंकि इन कंपनियों में भारत की बहुत बड़ी आबादी, जो नॉन कृषक आबादी है, उसका 90% एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज में ही होता। अगर ये डूब गई तो इकोनॉमी ही डूब जाएगी। इसलिए सरकार अलग अलग घोषणाएं करती रहती हैं, काफी बातें करती रहती हैं। तो जो भारत की 6.25 करोड़ एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मझोले उद्योग, इनके लिए डिमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा झटका था। जीएसटी का लॉन्च हुआ, उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। बड़ी कंपनियां तो मैनेज करके निकल गई, छोटी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद पैंडेमिक आ गया तो बची खुची कमर ही टूट गई। सरकार इनके लिए चाहती है कि किसी तरह इनको जिंदा किया जाए। आत्मनिर्भर भारत का जो रेस्क्यू पैकेज 20 लाख करोड़ का लाया गया था, नोशनल 20 लाख, जिसमें खर्च 2.5 लाख करोड़ हुआ सरकार का, बाकी के सब ये क्रेडिट लाइन और ये लाइन और वो सपोर्ट था, कितना यूज हुआ कितना नहीं, वो उसका एनालिसिस चल रहा है। तो इसमें सरकार अलीबाबा जैसा पोर्टल बनाना चाहती है। अलीबाबा जैसा पोर्टल का मतलब यह है कि कोई भी एमएसएमई उसके साथ जुड़ेगा। अभी क्या बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डेटा सेंटर, ये रातों रात होने वाली चीजें नहीं है। हेडिंग में बहुत अच्छी दिखती है, होते 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 5 साल लगेंगे अगर हुआ तो। लेकिन खबर है बहुत अच्छी, पॉजिटिव खबर है, इसलिए हम ले आए। तो इसमें द रीच शुड बी ग्लोबल। एक छोटी सी कंपनी भी है, अगर उसको अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली प्रेजेंट करने का मौका मिल गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो हर आदमी अपना ऐप, अपनी साइट बना के खुद ही कर सकता है। साइट आप बना सकते हो, ऐप आप बना सकते हो, उसका प्रमोशन, उसकी मार्केटिंग, उसका सेल वो नहीं कर सकते ना। उसके लिए आपको कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म साइज का बना के दे दे अगर बढ़िया,
आप जुड़ जाओगे। तो सरकार कोशिश कर रही है, एटलीस्ट नीति आयोग ने बात करना शुरू की है। ये नीति आयोग जब भी बात करता है मेरे को बड़ा डर लगता है, मेरे को लगता है ये अगला एक्रोनिम और अगला इंडेक्स लेकर बस आता ही होगा, तो हमारे बच्चों का टेंशन बढ़ जाता है रे। हाईली कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट, सो नॉट इजी, समय लगेगा, हो सकता है सरकार कोई ग्लोबल मेजर की मदद ले ले, अमेजन की मदद ले ले, जो भी है, लेकिन विचार बेसिकली है बहुत बढ़िया। खैर क्या होता है, विचार और एग्जीक्यूशन के बीच कई बार काफी गैप होता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि भारत में एमएसएमईज की स्थिति क्या है, एमएसएमईज कितने प्रकार के हैं। इंडिया इज बेसिकली एन इनफॉर्मल इकोनॉमी। देखिए दोस्तों, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और औपचारिक अर्थव्यवस्था, जितना भी ये एडवांस्ड रिच वर्ल्ड हम कहते हैं ना, वो सारा बेसिकली फॉर्मल इकोनॉमी हो चुका है। वहां पे इनफॉर्मल का सेगमेंट बहुत कम है। भारत में इनफॉर्मली इनफॉर्मल है। तो आप बोलेंगे सर ये अनौपचारिक और असंगठित क्या होता है? जिसमें बेसिकली सोशल सेफ्टी नहीं होती है, सबसे सरल परिभाषा। बाकी तो लंबा टॉपिक है, कभी और बात करेंगे। जिसमें बेसिकली सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब फिर बहुत सारे सरकारी नियम भी लागू नहीं होते, एकदम छोटी कंपनियां होती हैं, घरों से चलती हैं वगैरह वगैरह, उनको कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। भारत की इकोनॉमी का ग्रॉस वैल्यू एडेड का 50% और लगभग 50% एक्सपोर्ट हमारे इनफॉर्मल सेक्टर और एमएसएमई से निकलता। बहुत सारी एमएसएमईज इनफॉर्मल सेक्टर में ही आती हैं। आई होप दैट इज क्लियर। जब पैंडेमिक आया था, भारत सरकार को डर बहुत अच्छे से समझ में आया था कि भाई अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी कोलैप्स हो गई ना, तो हमारे फॉर्मल इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कोलैप्स हो जाएगी। देखिए क्या होता है, अगर आप मान लो किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप में से कई व्हाइट कॉलर लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे हैं, कई लोग तो एनआरआईज हैं जो देखते हैं हमारे सेशंस रेगुलरली। इनमें से कई बार ऐसा सोचते होंगे, आई फील कि क्या करना है यार हमें ये इनफॉर्मल इकोनॉमी की बातें करके, व्हाई वेस्ट टाइम ऑन दिस। आई विल टेल यू व्हाई यू शुड वेस्ट टाइम ऑन दिस. Actually, my dear students, you have to realize that the demand for the products and services made by the formal sector in a very major way arises from where? Informal sector. अगर इनके पास ही पैसा नहीं होगा, धंधा नहीं होगा, इनके पास ही अगर ताकत नहीं बचेगी, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको खरीदेगा कौन? और इसी वजह से ही तो भारत का डोमेस्टिक डिमांड इंजन ठंडा पड़ा है ना। तो सरकार जानती है इस बात को, सरकार कोशिश भी करती है। ये जब आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो ये माइक्रो लेवल पर आपको सरकार की कोशिशों का एक अंदाजा आएगा कि 2020 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत किस किस को कैसी क्रेडिट लाइन देने की बात की, इमरजेंसी गारंटी लाइन देने की बात की, एक्सेट्रा। हालांकि वो पूरी तरह से उतना सफल नहीं हुआ। अगर होता तो वो हमें क्लियर कट बाउंस बैक में उस तरह से दिखता है जैसा अभी तक दिखा नहीं है। एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट के सेंस में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखिए फिर से मैं आपको 100 बातों की एक बात बता दूं, भारत की इकोनॉमी का जो लब्बो लुआब है, जो सार है, जो समस्या का सार है, वो ये है कि समुचित मात्रा में हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, ब्लू कॉलर एज वेल एज व्हाइट कॉलर। बराबर समय पे सैलरी देने वाले, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के साथ चलने वाले, सोशल सिक्योरिटी देने वाले, बड़ी कंपनियों से आने वाले या तो ब्लू कॉलर या तो व्हाइट कॉलर जॉब जितने करोड़ों की तादाद में चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए ना तो भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तो क्या 7-8 ट्रिलियन तक जा सकती है। लेकिन ये बेसिक समस्या जो हमारी पर कैपिटा लिविंग स्टैंडर्ड और डिमांड से डायरेक्टली जुड़ी है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही। आपको क्या लगता है कैसे होगी? मेरा अगला सवाल नोट करें, हाउ टू फंडामेंटली सॉल्व द जॉब्स क्रिएशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आज का दूसरा सब्जेक्टिव सवाल है, एमसीक्यू में पैरेलल में दे रहा हूं। तो ये अब आपके सामने है प्यारे दोस्तों। इसकी परिभाषा को आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में बदला गया ताकि ज्यादा लोगों तक लिक्विडिटी पहुंचे, सपोर्ट पहुंचे, एक्सेट्रा। तो इसको आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये रहा हमारा एमसीक्यू 2। आज का हमारा दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ हैंडीकैप दैट इंडियन एमएसएमईज फेस। देख लीजिए, अब आप कमेंट थ्रेड में हमें बताएंगे कि क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है। सारे स्टूडेंट्स कोशिश करें आंसर देने की, आपका लॉजिक भी दें, और कुछ जो बिल्कुल बाहुबली टाइप के हैं आप में से वो 7 क्वेश्चंस का जवाब दें। मान जाएंगे गुरु आपको। अब हमने क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी की बात की तो हमें पता है कि आपके मन में ये उमड़ घुमड़ के सवाल आ रहे हैं कि अरे सर थोड़ा डेटा मिल जाता इनफॉर्मल इकोनॉमी पे तो सर बिल्कुल सर मतलब मजा आ जाता सर, मुंह में मतलब स्वाद आ जाता सर। तो जो सर है वो मुंह में स्वाद ले आया तुम्हारे। इनफॉर्मेलिटी इन इंडिया, भारत में अनौपचारिक व्यापार धंधे, इतना खूबसूरत ग्राफिक है ये जिसमें पूरा निचोड़ आ गया कि भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी कैसी होती है, ऐसी होती है। माफी चाहता हूं, आज थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ हम चले गए, लेकिन ये एक्चुअली सोसाइटी भी है, इसलिए हम एक साथ ले रहे हैं। सबसे पहले 3 स्लाइड में इसको कवर कर लेंगे। सबसे पहली चीज ये है दोस्तों, इंडिया इज बेसिकली एन इनफॉर्मल इकोनॉमी। अगर आप देखेंगे भारत की 88% एम्प्लॉयमेंट इज इनफॉर्मल। अब बोलिए
100 में से 88 लोग, भारत में लगभग 43 से 44 करोड़ लोग वर्किंग में हैं, उनमें से 88% लोग इनफॉर्मल वर्क में हैं। तो फिर आप समझ रहे हैं ना कितनी चुनौती है देश के सामने, क्योंकि इसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, रेगुलर सैलरी नहीं होती है, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा नहीं होती है, आपकी परचेजिंग पावर नहीं, एवरीथिंग इज टुगेदर, इट्स अ पैकेज, राइट। सम ऑफ इट इज इनफॉर्मल फॉर्म्स। और जो औपचारिक कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जो बराबर टैक्स भरती हैं, जो सरकार में रजिस्टर्ड है, ईपीएफ में, ईएसआई में वगैरह वगैरह, वो भी इनफॉर्मली बहुत सारे लोगों को काम पे रखती है। फॉर्मल सेक्टर के अंदर इनफॉर्मेलिटी, जी हां जी हां जी हां जी हां, ये है। दूसरा चीज, इनफॉर्मल फर्म्स में कितना है, और हाउस होल्ड में जो कामकाज चल रहे हैं वो तो है ही। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था की पहली सच्चाई, कई लोगों को ये पता ही नहीं, हमने सोचा बता दें। दूसरा, dangerous imbalance in revenues. 1% companies in India are formal that contribute 80% of the tax revenue. क्या आप यकीन कर सकते हैं, ये इम्बैलेंस है भारत के पूरे टैक्स कलेक्शन में। फॉर्मल सेक्टर से टैक्स आता है, हमारी टोटल जो करोड़ों 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 कंपनियां, उसका 1% है फॉर्मल, और वो हमारे टोटल सरकार के टैक्स का 80% जमा कराता है। बाकी इतने छोटे हैं कि वो देने की स्थिति में नहीं है। चीन और भारत के बीच का जो फंडामेंटल अंतर पिछले 30 साल में आ गया है, हमारे यहां बॉटम पे छोटी फर्म्स का अंबार लगा है, चाइना ने उनको मीडियम स्केल तक ग्रो कर दिया। ये उसकी सफलता का जादुई डीएनए कारण रहा है। समझ में आया? यहां पर मेरा पहला सवाल नोट कर लीजिए फटाफट, आज का हमारा तीसरा सवाल होगा, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द एमएसएमई सेक्टर इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? बेसिक उनके बीच का डिफरेंस क्या है। फिर 2 और चार्ट्स आपको फटाफट दिखा देता हूं। डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास हो गई है तो यार आपके लिए। पीपल डोंट गेट जॉब्स सो दे आर फोर्स्ड टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स भारत में बने हैं, अपनी छोटी छोटी फर्में खोल के बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने औपचारिक क्षेत्र में बहुत कोशिश की, लेकिन वहां कभी नौकरी ही नहीं मिल पाई, तो मजबूरी में एंटरप्रेन्योर बनना पड़ा। और इनफॉर्मेलिटी इज राइजिंग शार्पली नाउ। पैंडेमिक के बाद भारत में अनौपचारिक काम धंधे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा सिग्नल नहीं है, सरकार ही रिवर्स कर सकती है, बाकी कोई रिवर्स नहीं कर सकता। लेबर पार्टिसिपेशन इज वेरी वोलेटाइल। हमारी कार्यशील आयु की आबादी का, 16 से 64 की आबादी का कितना प्रतिशत लेबर में है, वो फ्रैक्शन भी ऊपर नीचे खसकता रहता है, होना नहीं चाहिए। और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी हद तक कम से फिर से ऊपर आने लगा। इसके कैलकुलेशन में भी कोई एक स्टैंडर्ड डेटाबेस नहीं है भारत में। सरकार ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे चालू करवाया है मॉस्पी से, उसको स्टेबल होने में 1-2 साल का समय और लगेगा। मोस्ट पीपल आर सीइंग इनकम्स फॉल। जिन लोगों के पास आज नौकरियां हैं भी, उनकी औसत सैलरी कम हो गई है। बार्गेनिंग पावर लेबर की वैसे ही नियो लिबरल युग में 30 साल में लगातार कम होती गई थी। पैंडेमिक आने के बाद फैक्ट्रियों ने भारत में भी, विश्व में तो है ही है, भारत में मशीनें लगाना प्रीफर कर लिया लोगों के बजाय। तो अब क्या हो रहा है, लेबर की सब तरफ से पिटाई हो रही है। फैक्ट्रीज वांट मोर ऑफ मशीन्स, लेस ऑफ मेन, एंड दोज हु डू हायर मेन। मैं मेन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विमेन की हायरिंग तो प्रैक्टिकली फ्रोजन ही चल रही, बहुत खराब हालत है उनका, तो नौकरी तो बेचारी भारी हो गई है, और वो सामाजिक स्थिरता के लिए भी हमारी ठीक नहीं है। मेन हु आर बीइंग हायर्ड, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में ज्यादा जा रहे हैं। तो अगर आपके पास आज किसी बड़ी कंपनी में फॉर्मल सेक्टर में जॉब है, आप बहुत लकी हैं, उस नौकरी को छोड़िएगा मत, हो सकता है अगली नौकरी मिले नहीं। नहीं, आई एम नॉट बीइंग अलार्मिस्ट, मैं आपको ब्रूटल फैक्ट बता रहा हूं। डू यू एग्री और नॉट? आप में से जितने वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, अगर एग्री करते हो तो फटाफट कमेंट थ्रेड में बता दो कि एग्री करते हो। और ये रहा आज का तीसरा एमसीक्यू, देख लीजिए एक बार, और इसका उत्तर कमेंट थ्रेड में आपको देना है। विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज इनफॉर्मल सेक्टर? बहुत प्यारा प्रश्न है, परीक्षाओं में आएंगे, ये हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं विश्व की एक यात्रा पर, और ये उसका एमसीक्यू होगा। तो विश्व की यात्रा में मैं आपको 2 चीजें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बता दूं। पहली चीज तो यह है कि चीन ने ताइवान पर बहुत दबाव बनाना शुरू किया है। चीन ताइवान स्ट्रेट में आगे बढ़ बढ़ के अपने मिलिट्री इक्विपमेंट घुसाए जा रहा है। बेसिकली ताइवान के राष्ट्रपति महोदया, क्या नाम है उनका, उनको यह मैसेज देने के लिए कि तुम हमारा ही एक प्रोविंस हो और हम तुम्हें कभी भी वापस ले लेंगे। सो चाइना का जो एक पूरा मिलिट्री एग्रेशन का है, भारत के साथ 2 इंसिडेंट रिपोर्ट हो गए। सिक्किम में एक लड़ाई हुई, छोटी सी हाथों से हाथ की लड़ाई, चीनी और भारतीय सैनिक दोनों घायल हुए, वो रिपोर्ट आ जाई। और उधर लद्दाख में जो क्राइसिस चल रही है, वो क्राइसिस में 2-3 मोड़ और नए आ गए हैं। देखिए बेसिकली भारत के साथ, मैं इस पर आ रहा हूं एक सेकंड में, पूरे एलएसी को चाइना ने गर्म करके रख दिया है। चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, भारत को फिस्कली ब्लीड करो, कि भारत के पैसे खर्च होते जाएं एलएसी पे। उसके पास तो आज एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो खर्च कर सकता है।
भारत के लिए पैंडेमिक से निकलने के लिए लोगों पे पैसा खर्च करना जरूरी है। सरकार को डिफेंस में एलोकेशन मजबूरी में बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि चाइना मिसबिहेव कर रहा है। यही उसकी स्ट्रैटेजी भी है कि उलझा दो, और कुछ हद तक प्रिलिमिनरी लेवल पर वो सफल भी हुआ है। हमें कहीं ना कहीं एलएसी को लेकर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी। ये तो हो गया एलएसी का लेटेस्ट अपडेट। अब आते हैं इस पे। तो बाइडेन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर ताइवान पर चाइना दबाव डालेगा तो अमेरिका जैसे पहले ताइवान के साथ था वैसे ही आज, और यह है ताइवान स्ट्रेट। यहां से चीन आके डराता है ताइवान को, और ताइवान ने खुद को रेडी करके रखा है। ताइवान नोज वेरी वेल थिंग्स कैन टर्न सार एनी मोमेंट, तो दे आर रेडी एंड दे आर अ वेरी वेरी ब्रेव पीपल। मैं तो दाद देता हूं चीन जैसे भीमकाय देश के सामने तन के खड़े हो जाना कोई मजाक की बात नहीं है। 70 सालों से 1949 से चल रहा है। सो द गुड न्यूज इज बाइडेन ने बोला है हमारा सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो खबर है यहां पे वो है रूस की। एलेक्सी नवाल्नी जैसे बहादुर राजनेता दुनिया में उंगलियों पर गिनने के लायक हैं। एलेक्सी नवाल्नी को जहर की उन्होंने इंजेक्शन लगा दी, मतलब धोखे से इंजेक्शन ठोक दिया, जहर का पिन चुभा दी बेसिकली नोविचॉक नर्व गैस का, जिसके बाद उनका जिंदा रहना असंभव था। वो व्यक्ति तो इलाज करा के जर्मनी से रशिया वापस आ गया और उतरते उसको गिरफ्तार कर लिया। तो उसने जाते जाते ये कॉल दिया था कि भैया 23 जनवरी को पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन होंगे और आप पुतिन के खिलाफ विरोध करो। और जस्ट लाइक एन एक्सट्रीमली बैड नाइटमेयर ऑफ व्लादिमीर पुतिन, रूस के 10 शहर में लाखों लोग सड़क पर आ गए। जहां टेम्परेचर -20 डिग्री चल रहा है, लोग सड़क पर आकर गो बैक पुतिन के नारे लगा रहे हैं। सो आई ट्रूली एडमायर दिस जेंटलमैन। सीधे मौत से खेल रहा है आदमी, तो कब मार देंगे गायब कर देंगे पता भी नहीं चलेंगे, फिर भी डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में बाइडेन ने और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन जनरल अपने नागरिकों को रूस में थोड़ा सावधान रहने के लिए कहा है। तो उस पर नेचुरली पुतिन बहुत नाराज है कि आप इंटरफियर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको एलेक्सी नावाल्नी की राजनीति समझा देता हूं। इनका पूरा गेम यह है कि जो पुतिन ये पूरा एक फॉग और एक पर्दा डाल के खेल खेल रहे हैं पॉलिटिक्स का, मैं आता हूं, मैं पूरे पर्दे को खोलता हूं, सूरज की रोशनी डाल देता हूं, फॉग हटा देता हूं, मैं बोलता हूं मैं यहां हूं, चलो आओ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सो पुतिन विल हैव टू रिएक्ट। अभी तक क्या वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं ऐसी चीजों को। फाइनली ही इज बीइंग पुट इन अ कॉर्नर वेयर ही विल हैव टू रिएक्ट एंड द वर्ल्ड विल सी इट, एंड द वर्ल्ड हैज सीन इट। सो दिस इज द रिमार्केबल सिचुएशन व्हिच इज इवॉल्विंग। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल, यहां ऑब्जेक्टिव सवाल भी दिखाता हूं आपको एमसीक्यू, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देता हूं। तो ये रूस का है, चौथा सवाल है, फटाफट नोट कर लें, कमेंट में इसके उत्तर जरूर दीजिएगा। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ढंग से करोगे तो फरवरी के सीजन में भी सारे क्वेश्चंस लाऊंगा। मेरा चौथा सवाल इससे जुड़ा हुआ आपको मैं दे रहा हूं, नोट करें। कमेंट ऑन द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ पुतिन्स ओपोनेंट एलेक्सी नावाल्नी। इंटरनेशनल अफेयर्स का ये सब हिस्सा है, ये चीजें आती हैं, इसलिए आप पढ़ेंगे तो एग्जाम्स में भी मदद तो होगी। अब हम आपको रिन्यूएबल एनर्जी पर लेकर आ रहे हैं और एक बहुत ही गजब की चीज बताने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं रूफटॉप सोलर। भारत सरकार चाहती है कि भारत में 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्रिएट कर दिया जाए। दुर्भाग्यवश अभी तक केवल 6 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्रिएट हो पाया। तो आखिर दिक्कत क्या है, यह फेल क्यों हो रहा है, वही हम समझेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तरह से मीटरिंग होती है। एक होती है ग्रॉस मीटरिंग और एक होती है नेट मीटरिंग। एक होती है सकल और एक होती है शुद्ध मीटरिंग। इन दोनों में बहुत ही बेसिक टेक्निकल अंतर होता है। अगर आप नेट मीटरिंग करते हैं तो जो शुद्ध मीटरिंग का फंडा होता है वो ये होता है, दिस इज द नेट मीटरिंग अरेंजमेंट। अपने घर पे आदमी ने छत पे सोलर प्लांट लगा लिया, कोई भी लॉन में तो लगाएगा नहीं, बैठक में तो लगाएगा नहीं, हमेशा छत पे ही लगता है क्योंकि वहां किसी को दिखता नहीं हो, जगह खराब नहीं होती है। तो आपने वहां बिजली बनाई, इन्वर्टर एसी डीसी कन्वर्ट हुआ, मीटर में गया, ग्रिड में फीड हो गया, और यहां ये पूरा का पूरा मेजर हो गया। वहीं ग्रिड से बिजली आपके यहां जितनी आपको चाहिए थी आपने कंज्यूम कर ली। तो जो आपने बेचा और जो आपने कंज्यूम किया, ग्रिड वाला भी और अपना खुद का भी, उसका नेट जो होता है या तो आप पे करोगे या आपको दिया जाएगा। यह होता है नेट मीटरिंग अरेंजमेंट। यह भारत में नहीं है, इस वजह से रूफटॉप सोलर फेल हो गया है। हमारे यहां जो सिस्टम है वो है ग्रॉस मीटरिंग का। आपने जो बनाया वो एक अलग मीटर से गया ग्रिड में, आपने जो कंज्यूम किया, इसीलिए आपको कहते हैं प्रोज्यूमर। याद रखना परीक्षा में आएगा ही आएगा, प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर क्या हो गया बेटा,
प्रोज्यूमर, उत्पादक और उपभोक्ता यानी प्रोज्यूमर, आपने बेचा भी और आपने खरीदा भी, और ये दो अलग 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 मीटरों से चल रहे हैं। इसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। इसमें जो ये लगाता है अपने घर में, उसको फिर पूरा ग्रिड तक पहुंचाने के लिए केबलें डालनी पड़ती है, वो बहुत खर्चीला काम, और इसलिए पूरा का पूरा स्कीम भारत में उठ ही नहीं पा रहा है। तो जब तक हम नेट मीटरिंग पे नहीं जाएंगे, रूफटॉप सोलर भारत में कभी सफल नहीं होगा। ये डिटेल्ड वर्किंग है नेट मीटरिंग की। ये पूरा का पूरा एक टॉपिक परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी तो भारत में अच्छा कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली रूफटॉप सोलर भारत में क्लिक नहीं हो पाया है। मेरा अगला सवाल नोट कर लीजिएगा, हाउ टू मेक रूफटॉप सोलर अ सक्सेस इन इंडिया। अच्छा, एक और बहुत मजे की बात है, जो डिस्कॉम्स है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिजली वितरण कंपनियां, उनको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अच्छा ही नहीं लगता है। क्योंकि क्या, सोलर पावर सस्ते में बन जाती है तो कंज्यूमर्स की आदत बदलने लगती है, तो कोयले की बिजली अब वो खरीदना नहीं चाहते हैं, सस्ते में चाहते हैं। तो डिस्कॉम्स ने भी बहुत हतोत्साहित किया लोगों को कि कोई फायदा नहीं है, मत लगाओ वगैरह वगैरह। मतलब सरकार की दुश्मन डिस्कॉम ही बन गई, वही डिस्कॉम जिसको उदय 1 और उदय 2 जैसे प्रोग्राम्स दिए गए। ये रहा आज का 5वां सवाल, नोट कर लीजिए और इसका उत्तर कमेंट थ्रेड में जरूर दीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूं मैं, थोड़ा सा ढंग से करेंगे, आपको फायदा ही फायदा होगा भैया, फायदा ही फायदा। ये रहा हमारा आज का अगला इनपुट, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रेडिट थ्रू डिजिटल लेंडिंग। प्यारे दोस्तों, भारत में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल का सिस्टम बनाया गया, जैम ट्रिनिटी कहते हैं ना उसको, और उसकी सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। तो ये जो बहुत खूबसूरत न्यूज है, ये बताती है कि भारत में जिस तरह से जनधन, आधार और मोबाइल से हमने करोड़ों लोगों तक बेसिक सर्विसेज को पहुंचाया, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर के लिए किया गया, अब हम नेक्स्ट बड़ा काम क्या कर सकते हैं। बेसिकली इसको ये सारा लिखने वाले हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी चलाने वाली कंपनियां। इनके मुंह से तो लार टपकती रहती है, जैम जब भी इनको दिखता है, वैसे तो जैम सैंडविच पे हम सब लगाते हैं, सबकी लार टपकती है, लेकिन फिनटेक वालों की लार ये वाला जैम देख के टपकती, क्योंकि उनको तो एक सेकंड में अगला $1 बिलियन का बिजनेस दिखता है। ऐसे ही थोड़ी बिलियनर पैदा हो जाते हैं, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। सो नाउ दे आर सेइंग दैट द नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन हैज टू बी ऑनलाइन लेंडिंग, डिजिटल लेंडिंग। इंसान को बैंक जाना ही नहीं पड़े, अगर सब कुछ ऑनलाइन है तो भैया हम तो सीधे सीधे इस तरह से ऑनलाइन लेंडिंग ही कर देंगे, और फटाफट मिनटों में तो आदमी को लोन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ क्लियर है। तो अब भारत में डिजिटल लेंडिंग का पूरा खेल बहुत बड़ा रूप अगले 10 साल में लेने जा रहा है। नेचुरली इसमें फ्रॉड भी होगा, स्कैम भी होगा, लेकिन ये उसका पूरा का पूरा ढांचा है। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द एसेंशियल लॉजिक्स गिवन फॉर प्रमोटिंग डिजिटल लेंडिंग इन द नेक्स्ट डेकेड इन इंडिया। अच्छा टॉपिक है, पढ़िएगा, ये डायग्राम समझिएगा, और ये छठा एमसीक्यू देख लीजिए। गिव मी द आंसर इन द कमेंट थ्रेड क्विकली, आपके सामने है, स्नैपशॉट चाहें तो ले सकते हैं। और अब हम आ गए हमारी आखिरी खबर पर। भारत में अभी फिलहाल वैक्सीनेशन ने गति पकड़ ली है। शुरुआती दौर में बहुत शक और शुबह हुआ, लोगों ने बहुत सवाल जवाब किए, लेकिन फिर सरकार को समझ में आया, सरकार ने बड़ी विनम्रता से कम्युनिकेशन शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, कोविशील्ड की मात्रा बढ़ाई, और सब चल रहा है। कुछ मौतें हो रही हैं, कुछ साइड इफेक्ट भी हो रहा है। भारत चाहता है कि वैक्सीनेशन जल्दी 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 हो, ताकि हम डबल डिप रिसेशन से बच जाए। नहीं तो अगर हमारा भी हाल यूरोप जैसा हो गया तो अगला स्टिमुलस लाने की भी अभी तो क्षमता फिलहाल नहीं है। क्योंकि कल हमने देखा था भारत सरकार का रेवेन्यू 60 ट्रिलियन रुपयों से कम हो चुका है। 7 लाख करोड़, 1 ट्रिलियन इज 1 लाख करोड़ रुपीज, और डॉलर यूनिट पे डिपेंड करता है। और ये आज का लेटेस्ट आंकड़ा है भारत सरकार का। पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो ना आप इन सबका, साइट पे जाके वो लिंक मिलती है, वीडियो भी है, क्विज भी है, क्विज को सॉल्व करो, पीडीएफ भी है, अच्छे से करो, आप ही के लिए है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कोविन अल्टीमेटली काम कर कैसे रहा है, और ये पूरा कोविन का जो खेल चल रहा है, मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार पढ़ें जरूर। इनका कहना है कि कोविन के पूरे डेटा से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन पर अगर लगा दें तो ऐसे ऐसे इंसाइट्स निकल सकते हैं कि जो अदरवाइज इंपॉसिबल है। तो इसके अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, अपने खतरे हैं, अपने फायदे हैं, सारी चीजें। तो मैं विशेष तौर पर यह भी आपके सामने ले आया। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, आज का आखिरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट आर द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ एन ऑनलाइन सिस्टम लाइक कोविन? मेंशन वन रिस्क फैक्टर ऑल्सो। अल्टीमेटली सब कुछ जेफरी बीजोस के अमेजन पे सेव हो रहा है, ये मालूम है ना आपको। ये रहा 7वां और आखिरी एमसीक्यू। उम्मीद करूंगा आप इसका भी उत्तर जरूर देंगे। दोस्तों, अमन कुमार बिहार से बहुत ही खूबसूरत टेस्टिमोनियल लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अमन। बाकी के स्टूडेंट भी टेस्टिमोनियल लिखते चले, हमें तो बहुत खुशी होगी आप सबको यहाँ फीचर करने में। सो गो अहेड and be the next Aman Kumar who writes beautiful things for Team PT and motivates all of us. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. प्यारे दोस्तों, ये हमने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है।
आज अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्षमा चाहते हैं आपसे। हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज के साथ जुड़िएगा दोस्तों। सीए बूस्टर प्रीमियम 1 मंथ 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। पावर ऑफ 10 भी 1 मंथ 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। आप आइए, एक एक महीने के लिए ज्वाइन कर लीजिए। ऑटो रिन्यूअल मोड पे रहता है, बिल्कुल लो रिस्क पे। आप आइए, एक बार क्वालिटी का अंदाजा लीजिए। पहले दिन आएंगे तो आपको सीए बूस्टर प्रीमियम में 150 से ज्यादा सेशन पढ़ने के लिए पहले दिन से रेडी मिलेंगे। पावर ऑफ 10 में आएंगे, पहले दिन 32 सेशन आज की तारीख में रेडी है। उसके अलावा इन दोनों में हमारा एनुअल कंपाइलेशन विच इज वर्थ 599 इंक्लूडेड है। तो इट इज ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। डोंट इवन थिंक, आगे बढ़िए और आज के आज एनरोल कीजिए। अच्छी चीज को पहचाने, जुड़े, आपको बहुत लाभ होगा। एनुअल कंपाइलेशन का अपडेटेड वर्जन लग चुका है साइट पर। बहुत ही शानदार वर्जन है जिसमें अब सारी इंटरनल हाइपरलिंकिंग भी हमने कर दी है। पढ़िए और अपने करंट अफेयर्स को गति दीजिए। दोस्तों, आज के हमारे दोनों एडिटोरियल्स तैयार हैं। पहला है जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी अप्रोच, और दूसरा है रिजर्वेशन इन द फैकल्टी मेंबर्स इन आईआईटीज, व्हाई इट मस्ट बी गिवन एंड इट शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड। ये लिखा है मिस्टर आलोक तिवारी ने, और ये एडिटोरियल लिखा है मिस्टर विवेक काटजू ने, जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक अलग अलग थिंकर्स के एडिट्स लाते रहूं ताकि आपको सोचने का मौका मिले। आज का सेशन हो गया समाप्त प्यारे दोस्तों। इससे पहले कि अब आप गणतंत्र दिवस की धूम में रम जाएं और एंजॉय करने लगें, कल हमने बहुत ही दुख भरी खबर बताई थी, याद है ना? अब आज अच्छी खबर बताते हैं। इस दंपत्ति के दोनों खोए बच्चे मिल गए हैं। तो कितनी खुशी की बात है, एक पूरा परिवार तबाह होने से बच गया। हालांकि इनकी जिंदगी के 5 साल तो गए। बहुत ही डरावनी खबर जो मुझे आज पढ़ने को मिली इंटरनेट पे। आंध्र प्रदेश का हॉरर, माता पिता चारों एकदम पढ़े लिखे, इन्होंने अपनी दोनों बेटियों को पीट पीट के डंबल से मार डाला, किसी धार्मिक विश्वास के चलते कि इन सबका पुनर्जन्म होगा और उसके बाद की दुनिया ऐसी होगी इत्यादि। ये आज के इंटरनेट की खबर है। आई होप वो खबर सही हो, इसलिए मैंने शेयर किया है। बहुत ही दुख भरी और डरावनी खबर है। अगर इसमें कुछ चेंज हुआ तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अंधविश्वास बहुत खतरनाक चीज होती है दोस्तों। तो इसी के साथ अब आज का सेशन समाप्त करते हैं। याद रखिए, जैसे मैंने कहा, वी आर अ ग्रेट रिपब्लिक। हमारा ये खूबसूरत प्यारा सा गणतंत्र जो है, ये टिका हुआ है हमारे संविधान की बनाई हुई एक बहुत ही ठोस बुनियाद पर। जब तक आपका विश्वास और मेरा विश्वास संवैधानिक मूल्यों में अटल है, तब तक ये गणतंत्र बहुत बढ़िया चलता रहेगा और हम निश्चित तौर पर तरक्की करेंगे। तो वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। 26 तारीख की हमारी छुट्टी होगी दोस्तों, उसके अगले दिन आपसे पुनः भेंट करेंगे सेशन नंबर 17 में। 31 जनवरी तक पूरे 20 करा दूंगा और अगले महीने में अगले 20। उम्मीद करूंगा आप इकोनॉमी क्रैकर और इकोनॉमी क्रैकर कॉम्बो के साथ जरूर जुड़ेंगे। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।